आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें दे रखा है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, क्या आप अवेयर है, क्या आपको जानकारी है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो बड़े हो, वो अपनी शुरुआत एक सिंगल सेल से करते हैं। हमने सेल की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट है। ठीक है, यू मे वंडर हाउ सिंगल सेल, आप भी कभी कभी सोचते होंगे कैसे एक सिंगल सेल इतना बड़ा फॉर्म, इतना बड़ा लार्ज ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। ठीक है, जो हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल है। हमें पता है कि सेल क्या करता है, ग्रोथ भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है, जो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, हमें पता है कि जितने भी सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं दो हिस्से में डिवाइड होकर, और दोनों ही पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल्स को हर एक टाइम जब वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो बनाते हैं। हमें पता है एक हमारा पैटर्नल सेल है, एक हमारा मैटरनल सेल है। ठीक है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो वो दो देंगे, लेकिन हमें पता है कि दोनों मिलके एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो एक सेल क्या कितना डिवाइड होगा, एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये जो है वो हमारा प्रोजेनी सेल है, ये हमारा प्रोजेनी सेल है, और ये हमारा क्या है, दो डॉटर सेल्स है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि these newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new population। हमें पता है कि ये जो नए डॉटर सेल्स हैं ये खुद भी ग्रो होंगे, ये खुद भी ग्रो होंगे और डिवाइड होके फिर से एक नई पॉपुलेशन को जन्म देंगे। और ये किससे हो रहा है, ये हमारा ग्रोथ की वजह से हो रहा है और डिवीजन की वजह से हो रहा है, एक सिंगल पेरेंटल सेल का उसकी प्रोजेनी से। यानी ये प्रोजेनी, फिर ये दोनों डॉटर सेल्स, फिर ये आगे चल के फिर ये दो डॉटर सेल्स, फिर ये डॉटर सेल्स आगे चल के नए ऑर्गेनिज्म, नए डॉटर सेल्स को जन्म देंगे। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यही हमारा सेल्स जो साइकिल है ग्रोथ और डिवीजन का, जो अलाउ करता है एक सिंगल सेल को इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स हो, इसी को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। सेल डिवीजन किसे बोलते हैं, एक हमारा पेरेंटल सेल दूसरे दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में हमारा डिवाइड हो जाता है, फिर वही हमारा ये जो साइकिल है ये हमारी चलती रहती है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस भी बना लेते हैं।
ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं सेल साइकिल की, सॉरी, अब हम बढ़ते हैं सेल साइकिल की तरफ। सेल साइकिल की तरफ। अब देखो, जो सेल डिवीजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल हमें क्या देखने मिलता है, हमें देखने मिलता है डीएनए रेप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ। ये जितने भी प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, इन सबको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है और जो हमारा सेल ग्रोथ है, इसको एक किसमें कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए, जिससे हम लोग एक करेक्ट डिवीजन, एक करेक्ट सेल डिवीजन कर सके और उससे एक अच्छी फॉर्मेशन हो प्रोगेनी सेल का, जिसके अंदर इंटैक्ट जीनोम बने। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें हमारा जो सेल है वो डुप्लीकेट कर रहा है और अपने जीनोम फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है जिसमें सिंथेसिस, जिसमें हमें क्या देखने मिल रहा है, सिंथेसिस हो रहा है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जो पार्ट्स है सेल्स के उनका, और इवेंचुअली फिर वो डिवाइड हो रहे हैं दो डॉटर सेल्स में। इसी को हमने सेल साइकिल का नाम दिया है। अगर हम सिंपल वे में बोले सेल डिवीजन में, अब सेल डिवीजन का क्या हो गया, सेल डिवीजन में हमें क्या देखने मिल रहा है कि जो सेल डिवीजन है उसमें हमारा सेल डिवाइड हो रहा है, उसमें हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इस सब प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन के अंदर लेते हैं। जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है या जो सेल ग्रोथ है, इसको एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए, जिससे हम लोग एक करेक्ट डिवीजन कर सके और हमें क्या मिले, एक अच्छी, क्या कहते हैं, एक अच्छी प्रोजेनी से हमें डॉटर सेल्स देखने को मिले, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अगर हमें सिंथेसिस करना है दूसरे, मतलब मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, उसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या हमारा लाइसोसोम है, वेसिकल्स है, इन सब का सिंथेसिस होता है और दोनों को क्या कर दिया जाता है, दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड करके भेज दिया जाता है, ठीक है। और इसी को हमने सेल साइकिल का नाम दिया है। और थ्रू जो हमारी सेल ग्रोथ है, अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। मान लो ये हमारा पहले सेल इतना था, अब क्या हो गया, अब वो सेल इतना हो गया, सेल कितना हो गया, इतना हो गया। और मान लो अगर न्यूक्लियस इतने से सेल के लिए इतना था और इतने से सेल के लिए भी इतना सा है, तो इसको तो और बड़ा न्यूक्लियस चाहिए ना, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ गया है। तो अगर इतना छोटा न्यूक्लियस हो गया तो वो संभाल नहीं पाएगा, तो न्यूक्लियस को भी बढ़ना पड़ता है। और जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजन है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें हमें डीएनए सिंथेसिस होता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, जिसका नाम है हमारा एस फेज के दौरान, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रोमोसोम यानी जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है, वो डुप्लीकेट हो जाता है
और कैसे इसको डॉटर सेल्स के अंदर दिया जाता है, और ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स आते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और यही इवेंट्स खुद ही में क्या कहते हैं, जेनेटिकली कंट्रोलेबल होते हैं। मतलब ये किसके द्वारा, मतलब चेक किए जाते हैं साइक्लिन द्वारा, साइक्लिन। ये क्या है, ये हमारे क्या है, चेक पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स। मतलब कोई खराबी ना आ जाए, इस वजह से इनको दे रखा होता है। नेक्स्ट है हमारा फेजेस, नेक्स्ट है हमारा फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। अब कौन कौन सी फेजेस हमें देखने मिलती है। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, जो ह्यूमन सेल साइकिल है, हम बोलते हैं ना हम सबसे ज़्यादा टिपिकल है, हम लोग सबसे टिपिकल यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोटिक सेल साइकिल में हमने एक ह्यूमन सेल लिया है, और ये कितनी देर में डिवाइड करता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे लगाता है डिवाइड होने के लिए। और इसका जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, ये वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल। अब मान लो यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, तो ये कितना टाइम लगाता है, ये 90 मिनट्स लगाता है डिवाइड करने के लिए। इसकी सेल साइकिल 90 मिनट्स की रहती है। अब सेल साइकिल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो इंटरफेस और दूसरा एम फेस। इंटरफेस हमारी 23 आवर्स की रहती है, और वहीं जो हमारी माइटोसिस की फेस है वो हमारी 1 आवर की रहती है। ओके, ये जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की फेस में कुछ नहीं होता है। ये क्या कहते हैं, ग्रोथ करते हैं हमारा, फिर रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और ये पूरा 23 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। अब ये साइटोकाइनेसिस से लेकर ये जो हमारा एम फेस है, ये हमारी 1 आवर की रहती है। जी नॉट फेस हमारी नॉन डिवाइडिंग फेस है, और इसको हम लोग क्वेसेंट फेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो एम फेस है, वो रिप्रेजेंट करता है वो फेस जब एक्चुअल में हमारी क्या हो रही है, सेल डिवाइड हो रही है, और जो माइटोसिस है वो मतलब माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है जो ऑकर होती है ठीक है, माइटोसिस ऑकर होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। वहीं पे जो इंटरफेस है वो रिप्रेजेंट करता है वो फेस, इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है वो फेस बिटवीन द सक्सेसिव एम फेस। एम फेस के बाद हमारा दोबारा से क्या आ जाता है, इंटरफेस आ जाता है। ये सिग्निफिकेंट, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, ये नोट करना कि जो 24 घंटे है वो एवरेज ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल का, और जो सेल डिवीजन जो होती है प्रॉपर, वो सिर्फ एक घंटे की रहती है। यानी जो हमारा एम फेस है, जो एम फेस है वही हमारा सिर्फ 1 घंटे का होता है, और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा डिवाइडिंग फेस होती है।
जो इंटरफेस है वो लास्ट मोर देन 95%। ये 95% से ज़्यादा हमारी किस में रहती है, इंटरफेस में रहती है ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। जो एम फेज है वो स्टार्ट होती है हमारी न्यूक्लियर डिवीजन से, और जिसमें हमारा जो डॉटर क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और जब हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जब हमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बारे में, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है तो हमारे को क्या बोलते हैं, उसे साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्मा, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। इंटरफेस है इसको हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। रेस्टिंग फेज इसलिए नहीं बोलते हैं कि ये कुछ कर नहीं रही है, रेस्टिंग फेज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई भी डिवीजन नहीं देखने मिलती है। ठीक है, कोई डिवीजन देखने हमें नहीं मिलती है। जो टाइम ड्यूरिंग जिसमें जो सेल है वो प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, दोनों के लिए, मतलब सेल ग्रोथ भी हो और डीएनए रेप्लिकेशन दोनों ही हमारी किस में हो जाती है, इंटरफेज के दौरान हो जाती है। इंटरफेज फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, जो G1 फेज है वो करेस्पॉन्ड टू द इंटरवल, मतलब जो G1 फेज है वो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यानी S फेज के बीच में आती है। जो G1 फेज है, G1 फेज के दौरान जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, यानी उसके अंदर जो सेल, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी उसके अंदर कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन भी हो रहा है और सिंथेसिस भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है। लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं करता है, वो बट ग्रोस करता है, लेकिन G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। एस फेज या सिंथेसिस फेज को हमने वो पीरियड ड्यूरिंग जिसमें वो पीरियड है जिसके दौरान डीएनए सिंथेसिस होता है या फिर हमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखने को मिलता है। इस फेज के दौरान जो अमाउंट है डीएनए का पर सेल वो डबल हो जाता है, और जो इनिशियल अमाउंट है डीएनए का उसको हम लोग उसको हम डिनोट करते हैं 2C से, और वो बढ़ जाता है 4C। हाउएवर हमें कहीं भी क्रोमोसोम नंबर देखने को नहीं मिलता, मतलब क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है, लेकिन जो कंटेंट है यानी जो क्रोमेटिड है वो बढ़ जाता है। मैं समझाती हूँ, अगर जो सेल है वो डिप्लॉयड है या 2n नंबर का उसके पास क्रोमोसोम है G1 फेज में, तो S फेज के बाद जो नंबर क्रोमोसोम रहेगा वो सेम ही रहेगा, 2n रहेगा। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये देखो, पहले तो ये हमारा सेल है, रुको अगर हमारे पास कोई शेप देने के लिए है क्या, अच्छा ठीक है, हम एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल है। अब देखो ये हमारा G1 फेज के दौरान मान लो ऐसे था, ये देखो सेंट्रोमियर तो एक ही है, और
ध्यान रखना, जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलेंगे। अब क्या था, ये क्या थे हमारे 2n डिप्लॉइड सेल था। अब क्या हुआ, ये तो G1 फेज की बात हुई। अब S फेज में क्या हुआ, S फेज में हमारा क्रोमेटिड नंबर यानी DNA कंटेंट बढ़ गया, लेकिन जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो गया, वो एक ही रहा। तो हमारे DNA कितने रहे, DNA हमारा कितना हुआ, DNA हमारा एक ही रहा। हमारा कितना रहा, हमारा DNA कितना रहा, 2n रहा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्रोमेटिड 2C दे रखा है। अगर यहाँ पे 2C है तो ये S फेज में कितना हो गया, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, डबल हो गया ना, तो 4C। एनिमल सेल के दौरान ड्यूरिंग द एस फेज जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और जो सेंट्रियोल है वो भी डिप्लीकेट हो जाता है। सेंट्रियोल के बारे में हमें पता है कि सेंट्रियोल क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस हमारा एक क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो 90 डिग्री पे रहते हैं। ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, इस वजह से उसमें सेल डिवीजन देखने नहीं मिलती है। ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्मा ड्यूरिंग G2 फेज। G2 फेज के दौरान जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होता है। कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस होती है, जिसमें हमारा सेल क्या करेगा, सेल ग्रोथ होगी हमारी कंटिन्यूसली। G2 में भी हमारी क्या देखने मिलती है, हमें सेल ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देखो, कुछ सेल्स ऐसे हैं हमारे एडल्ट एनिमल्स में जो हमें करते हैं, वो डिवीजन नहीं करते। तुमने कभी देखा कि हार्ट बड़ा हो गया, जब तुम बड़े हुए तो हार्ट तुम्हारा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों, जो हार्ट सेल है वो एक G0 फेज में चला जाता है। जो हमारे न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, ये क्या करते हैं, ये हमारे ऐसे फेज में चले जाते हैं जहाँ पे हमें सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलती है। कुछ ऐसे सेल जो है वो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा लीवर पुराने सेल से रिप्लेस करके वो हमारा क्या कर देता है, एक नया, तब वो क्या करते हैं, वो सेल डिवाइड करते हैं। क्योंकि अगर वो खो गए, क्योंकि उनके मतलब जब हम ड्रिंक करते हैं, मान लो अगर कोई ड्रिंक करते हैं तो उसके लीवर खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो लीवर है वो फर्दर डिवाइड करने के वो कैपेबल नहीं है। क्योंकि सेल, मान लो अगर लीवर का सेल अगर ख़राब हो गया तो वो क्या करता है, वो जो डेड सेल्स है उसको रिप्लेस करके एक नया सेल फॉर्म कर देते हैं। तो ये जो सेल्स है ये फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, G1 फेज से एग्जिट करके ये लोग एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर करते हैं जिसका नाम है क्वाइसेंट स्टेज, और जिसको हम डिनोट करते हैं G0 फेज से। जो सेल साइकिल है इस स्टेज में वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहता है, लेकिन अब इसमें कोई भी हमें डिवीजन या ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती है जब तक कोई ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट ना हो। जो एनिमल्स है वो एनिमल्स के अंदर जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ देखने मिलती है, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में। हमें माइटोटिक डिवीजन हमें डिप्लॉइड सेल्स में क्यों देखने मिलती है, क्योंकि जो हमारे स्किन के सेल्स है यानी जो बॉडी पार्ट्स के सेल है उनको हमें इक्वली होता है। ये तो नहीं है कि हमारे एक सेल, अगर हमारे एक हाथ बड़ा है तो दूसरा हाथ छोटा रह गया, इक्वली सबको डिवाइड होना पड़ता है। इस वजह से हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन हमें डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है। इसके अगेंस्ट में जो सेल है वो माइटोटिक डिवीजन दोनों में शो करता है, हैप्लॉइड में भी शो करता है और डिप्लॉइड सेल्स में भी शो करता है। अगर हम रिकलेक्शन करें कुछ एग्जांपल्स ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट चैप्टर 3 से, तो आइडेंटिफाई करने कुछ प्लांट स्पीशीज और उनके कुछ स्टेजेस जिसमें माइटोसिस
हमें देखने मिल रहा है सेल साइकिल, हैप्लॉइड सेल साइकिल में। अब ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने इंटरफेस के बारे में पूरा पढ़ा। अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, पूरी एम फेस। ओके बाय।